पाठ 6 केंद्र सरकार। देखिए आज हम सामाजिक विज्ञान के अंदर कक्षा 10 का पाठ 6 केंद्र सरकार पढ़ेंगे। केंद्र सरकार हमारे देश के अंदर संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और संस्थात्मक व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती है, एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। लेकिन इसके बारे में जानकारी लेने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि सरकार क्या है। जो चीज़ सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है वह है हमारी सरकार। कि हम केंद्र सरकार को पढ़ रहे हैं लेकिन सरकार है क्या, इसके लिए हम सबसे पहले सरकार का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। देखिए राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है। राज्य क्या है? भावनात्मक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं के आधार पर जुड़ा रहता है। जैसे भारत देश हमारा है, भारत माता हमारी है, हम उससे भावनात्मक आधार पर जुड़े हुए हैं। उसके लिए कोई हमारे को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक हमारी भावनात्मक अवधारणा है कि हम हमारे देश से प्रेम करते हैं। जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, अदृश्य है और अमूर्त है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही हम सरकार कहते हैं। जो हमारी भावनात्मक अवधारणा है और जो हमारी जो अदृश्य और अमूर्त है उसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही हमारे द्वारा सरकार का नाम दिया जाता है। देखिए सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं क्रियान्वित किया जाता है। देखिए जो हमारी सरकार है उसके द्वारा ही राज्य के जो लोग हैं, राज्य की सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा का मतलब हो गया है कि राज्य के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके अधिक से अधिक लोगों की इच्छा ही हो गई हमारी सामूहिक इच्छा को निर्धारित करती है, अभिव्यक्त करती है एवं उसको अभिव्यक्त करने के साथ साथ उसको क्रियान्वित करने का कार्य ही सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं, उनको पूरित करने का कार्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो सरकार का अर्थ क्या हुआ कि राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है, जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है एवं क्रियान्वित किया जाता है। अब देखिए गार्नर, जो हमारे एक सामाजिक गार्नर है, इन्होंने लिखा है, सामाजिक नेता है ये, इन्होंने लिखा है, इन्होंने एक परिभाषा दी है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है। इन्होंने क्या कहा है कि सरकार एक वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा नीतियाँ की जाती है, सामान्य मामलों को निर्धारित किया जाता है और उनको क्रियान्वित किया जाता है कि कौन से मामले सामाजिक हैं, किस तरीके से उनको समाज में क्रियान्वित किया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है। कौन? सरकार। अब देखिए सरकार के संस्थात्मक शासन व्यवस्था है हमारे देश में और सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। ये तीनों अंग मिलकर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग मिलकर सरकार को संचालित करने का कार्य करते हैं, देश में शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करते हैं और नीतियाँ निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अब इसमें सबसे इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। देखिए सबसे पहले आती है हमारी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है, समय समय पर कानूनों का निर्माण किया जाता है और नीतियों को निर्धारित करने का कार्य व्यवस्थापिका का है। दूसरा आता है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के आधार पर राज्य के अंतर्गत शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य किया जाता है। व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए नियमों का यदि किसी व्यक्ति, संस्था या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा भी उल्लंघन करने का कार्य किया जाता है तो उनके संरक्षण का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यदि वे नीतियों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका के द्वारा उनको दंडित करने का कार्य किया जाता है और राज्य में शासन और व्यवस्था
स्थापित करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। तो ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हो गए। पहला हो गया व्यवस्थापिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका। ये तीनों ही अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहते हुए इन तीनों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करने का कार्य किया जाता है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवस्थापिका। जो सरकार का पहला अंग है वह है व्यवस्थापिका। हमारे देश में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और संस्थात्मक शासन व्यवस्थाओं का शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। इसलिए व्यवस्थापिका को भी 2 स्तर पर बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय व्यवस्थापिका, और दूसरी होती है राज्य स्तरीय व्यवस्थापिका या राज्य व्यवस्थापिका। जो हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका है इसे हम संसद के नाम से जानते हैं। तो हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका है, इसे हम क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। संसद के भी देखिए अब 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा अंग आता है वह आता है राष्ट्रपति। तो सर जो हमारी संसद है उसके केंद्रीय व्यवस्थापिका उसके 3 अंग हो गए। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों के द्वारा मिलके ही कार्यों को संचालित, व्यवस्थापिका के समस्त कार्यों को संचालित करने का कार्य किया जाता है। इसमें लोकसभा है वह जनता का लोकप्रिय सदन है, इसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा है ये उच्च सदन है, इसे हम स्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि केवल एक राज्यसभा और विधान परिषद ही, राज्य के स्तर पर विधान परिषद और केंद्र के स्तर पर राज्यसभा ही ऐसे हैं जो स्थायी सदन है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष के बाद में इसके 1/3 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। और तीसरा अंग आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है और व्यवस्थापिका का भी प्रमुख होता है। कोई भी नियम कानून जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं उससे पहले हम वह कानूनों का रूप धारण नहीं कर सकता है। तो ये हो गया हमारा। अगली क्लास के अंदर हम लोकसभा का गठन पढ़ेंगे। इसमें हम लोकसभा के सदस्य, उनकी योग्यताएं, उनका कार्यकाल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।